नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से आपका मेरे YouTube चैनल पे। तो मेरा नाम है मुकेश और आज मेरे साथ है आर्य दाभड़कर, जिसको आइडिया फोर्स कंपनी में जॉब लगी है। तो आज इस इंटरव्यू में, इस पॉडकास्ट में हम सब कुछ पूरी इन्फॉर्मेशन जानने वाले हैं। पूरी कैसे प्लेसमेंट वगैरह हुआ, क्या क्या हुआ, तो बने रहेगा इस वीडियो के एंड तक। तो आर्य, सो हाय गाइस, मेरा नाम आर्य है और मैं VJTI का फाइनल ईयर स्टूडेंट हूँ मैकेनिकल इंजीनियरिंग में। ओके, तो आर्य 12th के बाद फिर इंजीनियरिंग में क्यों आए, क्यों इंजीनियरिंग में आना चाहते हैं? टू बी ऑनेस्ट, मैंने इंजीनियरिंग करना ये 10th स्टैंडर्ड से डिसाइड किया था, नाइन्थ स्टैंडर्ड से टू बी प्रिसाइज। तब मेरे फादर और मदर दोनों इंजीनियर है। मेरे पापा मैकेनिकल इंजीनियर है और मेरी मम्मी सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। फिर 9th 10th में डिसाइड किया था कि इंजीनियरिंग साइड ही जाना है। फिर 11th 12th प्रिपरेशन की, JEE, CET, बिटसेट। एक्चुअली टू बी ऑनेस्ट मेरी मेन प्रिपरेशन JEE के अराउंड थी, बट उसमें उतना सक्सेस नहीं आ पाया। बट CET के थ्रू अच्छा रिजल्ट आया तो मैंने CET के फर्स्ट राउंड में ही मैकेनिकल चूज़ कर लिया था। और क्योंकि बट मैंने 11th 12th के टाइम डिसाइड नहीं किया था कि मुझे मैकेनिकल लेना है। मैं एज अ फ्लो में जा रहा था कि चलो पढ़ते, पहले पहले मार्क्स लाते, फिर देखते कौन सी ब्रांच लेनी है। फिर जब मैंने डिसाइड किया, मेरा स्कोर आया CET का, तब मैंने VJTI का वेबसाइट विजिट किया और सारे ईयर्स का सिलेबस देखा, सारे सब्जेक्ट का। फिर मुझे वो देख के समझा कि यार मेरे लिए मैकेनिकल बेस्ट रहेगा, और फिर तब मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग चूज़ किया एज अ करियर। तो फिर वो किया, उसके बाद फिर विजयडाई में एडमिशन लिया होगा। तो उसके बाद एडमिशन लेने के बाद क्या क्या एक्सप्लोर किया कॉलेज में? टू बी ऑनेस्ट, मैं एक्चुअली एक मतलब घर पे अकेला लड़का हूँ। सो मतलब मेरा कोई सिबलिंग नहीं है, तो मेरे लिए हॉस्टल ही एक बहुत बड़ा एडवेंचर था। तो फर्स्ट ईयर मेरा, मैं थोड़ा सा ऐसा कह सकते कि इतना खुला नहीं, मतलब मैं ऐसा ये नहीं बोलूँगा मैं इंट्रोवर्ट था, बट मैं ज़्यादा हॉस्टल रिलेटेड एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व नहीं रहता था। बट जैसे जैसे फर्स्ट ईयर आया, सेकेंड ईयर आया, मैं ज़्यादा इन्वॉल्व रहते गया। और वो अभी जैसे जैसे मेरा इंजीनियरिंग लाइफ बढ़ा है, वैसे वैसे वो ग्राफ बढ़ता रहा है। ओके, तो फिर उसके बाद थर्ड ईयर में इंटर्नशिप की होगी। यस यस। तो इंटर्नशिप किधर की थी और उसका इंटर्नशिप का क्या एक्सपीरियंस था, क्या क्या काम किया था उधर? एक्चुअली मेरा मास्टर्स का एक ड्रीम था, तो मैंने ये डिसाइड किया था कि मुझे रिसर्च इंटर्नशिप करनी है। सो फिर मैंने कुछ ऑप्शन ढूंढे थे, उसमें से मुझे IIT बॉम्बे में रिसर्च इंटर्नशिप मिली थी। यहाँ वहाँ पे KP करुणाकरन करके एक प्रोफेसर है, उनके अंडर। मुझे एक्चुअली ऐसा एक्सपेक्टेड था कि मेरी इंटर्नशिप जो रहेगी वो ड्रोन्स के अंडर रहेगी, बट वहाँ जाके ये पता चला कि हमको ऐसा अलग अलग प्रोजेक्ट्स में डिवाइड किया है। हमारे कॉलेज से 4 लोग थे, तो जो भी मेरी इंटर्नशिप थी वो एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग रिलेटेड थी। ऑप्टीलैम, विच इज़ लाइक ऑप्टिमल लैमिनेटेड एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग, जो पेपर 3D प्रिंटिंग था उसके रिलेटेड वो मशीन थी। उसको मैंने एक्सप्लोर किया था वो 2 मंथ्स में, मेरे समर इंटर्नशिप के 2 मंथ्स में, थर्ड ईयर के टाइम पे। ओके, तो अभी जो फ्रेशर्स वगैरह आएंगे उनको न्यू एजुकेशन पॉलिसी रहेगी, उसमें कैसा रहता है कि आपके जो एट सेम में कैसा रहता है, 6 मंथ्स की आपकी इंटर्नशिप रहेगी। तो उसमें आप ज़्यादा एक्सप्लोर करोगे, पर हमारे टाइम पे ओल्ड एजुकेशन पॉलिसी थी, इसलिए हमने 2 मंथ्स की थी, जो कि थर्ड ईयर के बाद जून जुलाई में हमने की थी। तो वो हो गया इंटर्नशिप का। उसके बाद फिर प्रोजेक्ट्स वगैरह कौन से किए थे और उसका प्लेसमेंट में कैसा हेल्प हुआ? ओके, टू बी ऑनेस्ट, फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर मेरा ज़्यादा प्रोजेक्ट्स रिलेटेड ध्यान नहीं था इतना। मतलब जो भी कॉलेज के लैब रिलेटेड प्रोजेक्ट्स थे उसमें ही मैं इन्वॉल्व रहता था। बट लाइक मुझे थर्ड ईयर में पता चला कि मुझे थोड़ा सा कुछ एक्स्ट्रा करिकुलर करना चाहिए। और फिर मेरा इंटरेस्ट भी था, ऐसा नहीं कि मुझे बस वो एज अ रेज्यूमे पे आने के लिए करना था, मुझे इंटरेस्ट भी था। तो बट मैंने फिर वहाँ पे हमारे कॉलेज का क्लब है विश्वा VJTI, उसमें मैं रोबोटिक आर्म के सेक्टर में था। वहाँ पे हमने एक मतलब लाइक नवंबर 2024 से जनवरी तक कंपटीशन के अराउंड बहुत मेहनत की, बहुत मज़ा आया, वो बहुत अलग एक्सपीरियंस था। और वो टेक्निकल क्लब्स में काम करने का वो एक अलग ही फन था मेरे लिए। और वो लाइक बहुत कोर मेमोरी मेरे इंजीनियरिंग लाइफ की, थर्ड ईयर के टाइम की। ओके, तो मोस्टली जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स रहते हैं वो विजेटाई रेसिंग हो गया, विश्व विजेटाई हो गया, ये जो क्लब्स है वो ज्वाइन करते हैं, ये सारे हो गया। इसमें उनको बहुत ही हेल्प होती है और प्लेसमेंट के टाइम पे भी हेल्प होती है, और वो आप रिज्यूमे में भी इंक्लूड कर सकते हो। तो रिज्यूमे के बारे में क्या क्या कहना चाहोगे कि व्हाट शुड वी ऐड इन द रिज्यूमे एंड हाउ टू बिल्ड अ गुड रिज्यूमे? टू बी ऑनेस्ट, एक्चुअली मेरे जितना इंटरव्यू प्रोसेस था और जिसमें मेरे को क्वेश्चंस पूछे थे, वो सारे रेज्यूमे रिलेटेड थे। और मेरी जो रिसर्च इंटर्नशिप थी, मैंने जो विश्वा में काम किया था एज अ टीम मेंबर, वो मुझे बहुत काम हेल्प किया मुझे इसके लिए। सो आई थिंक आपको जितने ज़्यादा प्रोजेक्ट्स में इन्वॉल्व रहोगे या जितने आप इंटर्नशिप्स करोगे, उतना आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। और आई थिंक मेरे लिए एक रिग्रेट रहेगा इंजीनियरिंग के टाइम कि मैंने मेरे सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर का जो गैप था उसमें
मैंने कोई ये नहीं की, इंटर्नशिप नहीं की, मैं 2 महीना घर पे था, मैं कुछ और चीज़ें कर रहा था बट नॉट रिलेटेड एनीथिंग रिलेटेड टू इंटर्नशिप। अगर मैं वो करता तो शायद मुझे बहुत बड़ा एज मिलता। आई थिंक वो मैं रिग्रेट करूँगा अपने इंजीनियरिंग लाइफ में। ओके, तो ये भी हो गया। और भाई ने ये एग्ज़ाम भी दी है, कौन सी एग्ज़ाम दी है? GRE। तो जीआरई में 340 में से 320 मार्क्स मिले। तो जीआरई और टॉफेल जो एग्ज़ाम होते हैं वहाँ पे वो एग्ज़ाम दे के आप बाहर जो फॉरेन कंट्रीज़ है वहाँ पे आप इंजीनियरिंग या फिर मास्टर्स वगैरह कर सकते हो। तो उसी का थोड़ा एक्सपीरियंस जानेंगे कि कैसे क्या क्या किया था, कैसी पढ़ाई की थी और इतने अच्छे मार्क्स कैसे आए थे। यस, एक्चुअली मेरे सेकेंड ईयर के एंड में मतलब मैंने जो कहा, मेरे सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर के गैप में मैं GRE वगैरह सब प्रोसेस को जान रहा था तब। और तब मैंने डिसाइड किया था कि मुझे बाहर जाना है मास्टर्स के लिए इमीडिएटली आफ्टर फाइनल ईयर। मैंने प्लेसमेंट रिगार्डिंग कुछ सोचा नहीं था। तो फिर मैंने सेकेंड ईयर में वो सोच लिया GRE करने के लिए। फिर मेरे 6 सेम के स्टार्टिंग में जनवरी में मैंने GRE का कोचिंग लगाया, थोड़ा सा उसके बारे में पढ़ना चालू किया। बेसिकली GRE इज़ लाइक आपके बेसिक अंडरस्टैंडिंग को जानता है वो एग्ज़ाम। उसमें क्वांट रहता है जो बेसिक मैथमेटिक्स है, उसमें वर्बल रहता है इंग्लिश, आपकी इंग्लिश एबिलिटी, और उसमें एनालिटिकल राइटिंग, आपकी क्या सोच है इसके बारे में वो टेस्ट करता है वो एग्ज़ाम। तो वो एग्ज़ाम के लिए मैंने तैयारी की और फिर मैंने पिछले साल अगस्त में एग्ज़ाम अपेयर किया। मेरा स्कोर 320 आया, जिसमें मुझे क्वांट में 170 आउट ऑफ 170 आया और वर्बल में 150 आया 170 में से। तो फिर टोफेल भी दी, टोफेल में 108 मार्क्स आए 120 में से। तो फिर मेरा डिसाइडेड था कि मुझे जाना है। फिर आगे का प्लेसमेंट का वो एक सरप्राइज फैक्टर था। ओके, मतलब पहले मोस्टली डिसाइड किया था कि बाहर ही जाना है। तो ये हो गया। फिर बाद में प्लेसमेंट के कौन से कितने स्टेजेस थे और तुम्हारा उसमें क्या कैसा एक्सपीरियंस था, क्या क्या उसमें तुमने फेस किया क्वेश्चंस? ओके, सो एक्चुअली मैंने 2 ही कंपनीज़ में अप्लाई किया था और जो मेरा दूसरी कंपनी में हो गया आइडिया फोर्ज में। सो इनिशियली तो आई गेस रेज्यूमे शॉर्टलिस्टिंग था, तो मेरा उसमें रेज्यूमे शॉर्टलिस्ट हो गया। उसके पीछे का मेन रीज़न ये था कि मेरा जो फाइनल ईयर प्रोजेक्ट था वो ड्रोन के रिलेटेड था। ट्राईकॉप्टर जो हम ड्रोन एक बिल्ड कर रहे थे हमारे कॉलेज में, उसके रिलेटेड था। और फिर रेज्यूमे शॉर्टलिस्टिंग के बाद मुझे वहाँ पे एक टेस्ट हुई थी जो बेसिकली लॉजिकल रीजनिंग एप्टीट्यूड टेस्ट थी, उसमें मैंने क्लियर कर लिया था। फिर उसके बाद टेक्निकल मतलब इंटरव्यू का एक शेड्यूल आया, उसमें टेक्निकल राउंड ऑफ इंटरव्यू एक था, एक HR राउंड था और तीसरा एक अलग सा राउंड था। उसमें लाइक आई गेस हम 3 ही लोग बचे थे लास्ट के राउंड में। फिर वो 3 लोग को हमको एक असाइनमेंट दिया गया जो ड्रोन के रिलेटेड केस स्टडी हो या जनरल मैकेनिकल इंजीनियरिंग के थोड़े से एप्टीट्यूड क्वेश्चन थे। फिर वो मैंने असाइनमेंट सॉल्व की, उसमें कुछ हमको टाइम दिया था 12 घंटे का। हमने उसको सॉल्व किया, उसको सबमिट किया और फिर उसके बाद वो 3 में से मेरा फाइनल सिलेक्शन हुआ था। ओके, तो तुम्हारा अभी ज्वाइनिंग डेट वगैरह या फिर ज्वाइनिंग डेट हो गया और जॉब लोकेशन वगैरह क्या है? हाँ, तो मेरा ज्वाइनिंग डेट है 17 अगस्त 2026, जो कि मुझे बहुत टाइम मिलेगा एग्ज़ाम के बाद। हाँ। और मेरा लोकेशन है नवी मुंबई में। तो तुम्हारे फ्यूचर प्लान्स वगैरह है कुछ गवर्नमेंट एग्ज़ाम वगैरह देने के, क्योंकि मैकेनिकल में तो बहुत सारे वैकेंसी रहते हैं। टू बी ऑनेस्ट मैंने जैसे बताया कि मैं अब्रॉड स्टडीज़ के लिए तैयारी कर रहा था पहले ही थर्ड ईयर के टाइम में, थर्ड ईयर और फाइनल ईयर के टाइम में। तो मैं अब्रॉड स्टडीज़ का ही सोच रहा हूँ, बट मुझे लगता है कि ये वर्क एक्सपीरियंस जो मुझे जॉब मिला है ये मेरे फेवरेट फील्ड में है, मुझे जिस फील्ड में इंटरेस्ट है, तो वो मुझे वर्क एक्सपीरियंस एक प्लस फैक्टर देगा। और मुझे जब मैं अप्लाई करूँगा 2-3 साल बाद ओवरसीज़, तो मुझे बेटर यूनिवर्सिटी मिलेगी इससे। और अभी गैप है मेरे को एग्ज़ाम और ज्वाइनिंग डेट में, तो मैं कुछ नया सीखूँगा जिससे मुझे जॉब में हेल्प हो या ओवरऑल मेरा थोड़ा सा नॉलेज बढ़े। तो तुम्हारा जॉब रोल क्या है और कौन से टेक्निकल सब्जेक्ट पे फोकस करना चाहिए ऐसे अच्छे कंपनी में प्लेस होने के लिए? तो मेरा जॉब रोल जो है वो R&D मैकेनिकल इंजीनियर है। सो बेसिकली आइडिया फोर्ज एक UAV बेस्ड कंपनी। सो लाइक ड्रोन फ्रेम हो गया, उसके एरोडायनेमिक्स रिलेटेड जो भी चीज़ें हुई, उसके पेलोड रिलेटेड जो भी चीज़ें हुई, या फिर इवन बैटरी एंड मोटर लाइफ, उसके रिगार्डिंग मेरा जो भी है वो रोल रहेगा, R&D मैकेनिकल रोल। सो तो आई गेस अगर आपको ये टू बी ऑनेस्ट मेरा ऐसा ये मानना है कि आपको सब सब्जेक्ट में अच्छा होना कंपलसरी नहीं है, बट कुछ सब्जेक्ट ऐसे कि जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि हमारे थर्ड सेम में स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स करके सब्जेक्ट आता है, वो बहुत की है। और क्योंकि मोस्ट ऑफ द प्लेसमेंट जो भी होता है मैकेनिकल इंजीनियरिंग के, उसमें स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स का ही आपको बेस नॉलेज होना चाहिए। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स और मटेरियल्स हैं, ये 2 मेन बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। और कभी कभी मैन्युफैक्चरिंग कुछ हद तक, बट ये इस पे ही आपको जो भी क्वेश्चन दिखेंगे उस पर ही घूमते हुए दिखेंगे सारे क्वेश्चन। ओके, और मैकेनिकल इंजीनियरिंग में थर्मोडायनेमिक्स भी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट रहता है, तो उसके बारे में क्या कहना चाहिए? तो थर्मोडायनेमिक्स थर्ड सेम में था हमको, मेरा काफ़ी अच्छा स्कोर था थर्मोडायनेमिक्स पे। बट एक्चुअली
मुझे थर्मोडायनेमिक्स बहुत अच्छा लगता था थर्ड सेम में। मुझे लगता था मैं इसके रिलेटेड ही कुछ मास्टर्स वगैरह करूँगा, बट ऐसा नहीं है कि मतलब उसके रिलेटेड कुछ फिर धीरे धीरे इंटरेस्ट चेंज होते रहता है। तो मेरा ये एडवाइस रहेगा कि आपको सब्जेक्ट पसंद आ रहा है अच्छी बात है, बट पूरा आप इंजीनियरिंग एक्सप्लोर करो, क्योंकि फाइनल ईयर तक इतने वैरायटी ऑफ सब्जेक्ट्स आ जाते हैं कि बहुत सारा आपको एक्सप्लोर करना रह जाता है। ओके, तो CGPA और स्किल्स उसके बारे में क्या कहना चाहोगे कि क्या CGPA रहना चाहिए? टू बी ऑनेस्ट, CGPA एक ऐसा चीज़ है कि आपको प्लेसमेंट ड्राइव के लिए हेल्प करेगा। एक मिनिमम नंबर आपने अगर मिनिमम क्राइटेरिया अचीव कर लिया है तो आपको एंट्री पॉइंट दिलाएगा, बट स्किल्स ऐसी चीज़ है जो आपको उसके बियॉन्ड लेके जाएगा। तो आपको CGPA एक थ्रेशोल्ड तक रखना है कि हाँ इसके नीचे तो नहीं जाना चाहिए। लाइक 7, कुछ लोग 7 बोलते हैं, कुछ 6.5 बोलते हैं, वो तो कंपनी टू कंपनी डिपेंड करता है। पर आपके जो स्किल्स है दैट विल लैंड यू, लाइक यू विल गेट द जॉब यू वांट ड्यू टू योर स्किल, नॉट ड्यू टू योर CGPA। सो एज अ मैकेनिकल इंजीनियर कौन से स्किल्स डेवलप करने चाहिए इन द 4 years ऑफ डिग्री? या सो एज अ मैकेनिकल इंजीनियर आपको कैड मॉडलिंग, बेसिक कैड मॉडलिंग तो आनी चाहिए। फिर सिमुलेशन और एनसिस जो हो गया, जो हमारे सॉफ्टवेयर है कुछ, वो सीखने आनी चाहिए। और अभी एक्चुअली 3D प्रिंटिंग और एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग का ये चल रहा है, तो उसके रिलेटेड जो भी सॉफ्टवेयर है वो भी आने चाहिए। और एक मेरे लिए हमारे लिए एक डिसएडवांटेज है कि हम हमारी जो ओल्ड बैच है, आपने जैसे बताया शुरू में कि NEP हमारे जूनियर्स से, तो जूनियर्स को मिनी प्रोजेक्ट्स बहुत सारे हैं, और वो मिनी प्रोजेक्ट्स आई थिंक उनको बहुत हेल्प करते हैं और बहुत ज़्यादा स्किलफुल बनाता है एज़ कम्पेयर टू द अदर्स गाइस। ओके, तो ये सारी जानकारी हो गई। उसके बाद फिर तुमने कॉलेज जर्नी में कौन से गलती की जो कि फ्रेशर्स को नहीं करनी चाहिए? टू बी ऑनेस्ट, आई थिंक मैंने जैसे बताया कि फर्स्ट ईयर मेरे को थोड़ा सा कोप अप करने में लगा कि हॉस्टल लाइफ से मैं कोप अप कर लिया, बट उस वजह से क्या हुआ कि मैं कोई कमिटी और इसमें मैं ज्वाइन नहीं कर पाया, मैं पीछे रहा उसमें। और मुझे लगता है कि वो मैं पीछे नहीं रहना चाहिए था, मुझे तब थोड़ा एक्सपीरियंस कर लेना चाहिए था मेरे फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में, कोई क्लब और कमेटी ज्वाइन करके, जैसे कि प्रतिरंगा कल्चरल को भी हो गया उसमें, तो मुझे थोड़ा ज़्यादा एक्सपीरियंस मिलता, ज़्यादा नए लोगों से मिलता। बट ठीक है वो, बट आई एडवाइस फ्रेशर्स कि वो ये गलती ना करे और ज़्यादा से ज़्यादा कमिटीज़ में पार्ट ले, और इससे बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने को मिलेगी। कमिटी से कैसा है कि आपका जो कनेक्शन बिल्ड होता है, बाकी थोड़ी सॉफ्ट स्किल्स वगैरह भी डेवलप होती है, जो कि तुम्हारा कम्युनिकेशन हो गया, कॉन्फिडेंस हो गया, थोड़ा पार्ट बिल्ड होता है और वो डायरेक्टली इंटरव्यू में फ़ायदा होता है आपको। तो ये हो गया। एक फाइनल मैसेज आप फ्रेशर्स को क्या देना चाहोगे? फ्रेशर्स को मेरा यही फाइनल मैसेज रहेगा कि आप एक चीज़ जो भी है रिजिड, मतलब बहुत लोग कुछ सोच के आते हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग या कोई भी इंजीनियरिंग स्ट्रीम लेते हैं तो मुझे इसी चीज़ में करना है, बट आई थिंक ये सोचना एक अच्छी बात है, बट डू नॉट गेट फिक्स टू दैट। आप पूरा इंजीनियरिंग में एक्सप्लोर करो और कभी एक चीज़ पे अड़े ना रहो, क्योंकि ऐसा बहुत बार मेरे साथ हुआ है कि मैं एक चीज़ के बारे में सोचता हूँ, बट मुझे फिर बाद में रिग्रेट होता है कि नहीं, मुझे इसमें बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था, और ये शायद एक इससे बेटर अल्टरनेटिव है मेरे पास। सो एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगा। जब मैं अपना थर्ड ईयर में इंटर्नशिप कर रहा था, थर्ड ईयर और फाइनल ईयर के बीच में IIT बॉम्बे में, तो वहाँ पे मैंने देखा कि यहाँ पे IIT में हमारे कॉलेज के कंपैरिजन बहुत सारे एक्टिव प्रोजेक्ट्स हैं, और वहाँ के स्टूडेंट्स के पास दे आर मोर यील्डेड, उनके पास वो ज़्यादा स्किल्स है। मुझे वही रिग्रेट हुआ कि अपने कॉलेज में भी ऐसा थोड़ा प्रोजेक्ट रिलेटेड थोड़ा इन्वॉल्वमेंट चाहिए। अपने कॉलेज में थोड़ा एकेडमिकली फोकस्ड है, जो कि प्रोजेक्ट रिलेटेड ज़्यादा चाहिए। सो फिर मैंने तब रियलाइज़ किया कि ठीक है, प्रोजेक्ट्स आर मोर इम्पोर्टेंट, और मैं तब तक मेरा फ्लूइड्स और थर्मल ऐसा था सोच था, बट फिर सेमेस्टर में समझा कि नहीं, ये थोड़ा सा बोरिंग है, इससे भी बेटर कुछ चीज़ें हो सकती। फिर वहाँ पे मैं ड्रोन्स के साथ, वहाँ पे लैब थी, वहाँ के ड्रोन्स को मैंने ऑब्जर्व किया, वहाँ से थोड़ा उसके रिलेटेड ये हुआ, क्या बोलते हैं, इंटरेस्ट डेवलप हुआ। फिर मैंने वहाँ पे जो मशीन पे काम किया, उसमें सेंसर्स एंड ऑटोमेशन, इसके रिलेटेड मैंने थोड़ा सा मतलब बोल सकते रिसर्च की थी उसके रिगार्डिंग, कि वहाँ पे एक प्रॉब्लम था, उस सॉल्यूशन को मैंने वहाँ पे एक सॉल्यूशन दिया वो मशीन में जो इशू था। सो मेरा यही कहना रहेगा कि आप हर ईयर को एक अलग अलग इससे देखो, क्योंकि ये एक चीज़ पे आप फिक्स रहोगे तो आपका थोड़ा सा लेट बैक हो सकता है, आपको नई नई चीज़ें सीखनी चाहिए, क्योंकि और फिर अगर आपको कुछ चीज़ को एक्सप्लोर करना है तो मास्टर्स के लिए वो बहुत सही रहेगा। तो आर्य भाई ने बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन दी है अपने को। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और कुछ भी डाउट्स हो तो कमेंट सेक्शन में पूछिए, आर्य भाई 100% उसका जवाब वगैरह देगा। तो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। बाय बाय।